नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है, जहां विक्रोली से 6.5 टन चांदी की ईंटें जब्त की गई हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, इनकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। विक्रोली पुलिस और चुनाव आयोग की टीम ने एक वैन से चांदी की ये ईंटें बरामद की हैं। इससे पहले महाराष्ट्र में करोड़ों रुपए की अवैध रकम जब्त की जा चुकी है, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि विक्रोली पुलिस ने और चुनाव आयोग की टीम ने एक वैन से चांदी की ये ईंटें बरामद की हैं। लगभग 6.5 टन चांदी की ईंटें जब्त की गई हैं। नम्रता दुबे हमारी संवाददाता मुंबई से जुड़ चुके। नम्रता, ये चांदी की ईंटें कहां जा रही थी, क्या कुछ इसके बारे में जानकारी मिली है और कौन इसके मालिक हैं, इसके बारे में कोई सूचना? देखिए विशाल, 6.5 टन की जो ये ईंटें हैं वो मिली हैं। करोड़ों में इसकी कीमत बताई जा रही है। चुनाव आयोग और विक्रोली पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। ये जो टेम्पो है वो मुंबई के बाहर जा रहा था और ये जो तमाम ईंटें हैं इसके पहले कुछ गोडाउन में रखे हुए थे, उसके बाद देर रात को इसको निकाला गया था। ये जानकारी ड्राइवर से पूछताछ के बाद पता चली है। 6.5 टन की जो ये ईंटें हैं इनकी कीमत बाजार में करोड़ों की है। अभी तक इसको लेकर जो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जो ड्राइवर ले जा रहा था उसके पास से अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला है। साथ ही पुलिस जो है वो लगातार पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, आचार संहिता लगा हुआ है। ऐसे में राजनीतिक कुछ लोग जो हैं पैसों की लेन देन और इस तरह मूल्यवान वस्तुओं की लेन देन के जरिए जो है प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं चुनाव में। तो पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। चुनाव आयोग ने तमाम ईंटों को सील कर लिया है और उस टेम्पो जो मालिक है उसको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पुलिस यहाँ पर पूछताछ के लिए बुला रही है। नम्रता, बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। एक बार अपने दर्शकों को फिर से ये तस्वीरें दिखा देते हैं। बड़ी मात्रा में यहां पर चांदी की ईंटें बरामद हुई हैं। विक्रोली पुलिस ने इन्हें बरामद किया। आप इन तस्वीरों को देखिए और अब इनके मालिक को बुलाकर पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार ये ईंटें कहां भेजी जा रही थी। इतनी बड़ी तादाद में 6 टन चांदी की ईंटें वैन में कहां से आई, बड़ा सवाल यही है, क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव चल रहा है और विक्रोली पुलिस और चुनाव आयोग की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में आज जमकर जुबानी तीर चले हैं और एक ओर से मोर्चा संभाला गृह मंत्री अमित शाह ने, जिन्होंने राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे समेत पूरे महाविकास अघाड़ी के नेताओं को निशाने पर लिया। तो दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जोरदार पलटवार किया। इसमें सबसे अहम है महाराष्ट्र चुनाव में आरक्षण को लेकर मचा घमासान। बीजेपी के संकल्प पत्र को जारी करते हुए गृह मंत्री अमित शाह उलेमा बोर्ड की मांग को लेकर उन्होंने कहा कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण को मंजूरी नहीं दी गई है। तो दूसरी ओर एमबीए का महाराष्ट्र नामा जारी करते हुए खड़गे ने एक बार फिर दोहराया कि उनकी सरकार बनी तो जातीय जनगणना के बाद आरक्षण की सीमा को खत्म करेंगे। उलेमाओं की कॉन्फ्रेंस ने, उलेमाओं की एक संस्था ने मांग की कि माइनॉरिटी को आरक्षण दिया जाए और कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जी ने इस मांग को स्वीकार करने का पत्र, एक्नॉलेजमेंट एक दिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी के ये मंसूबे के साथ आप सहमत हैं क्या? एसटी, एससी, ओबीसी, दलितों का, आदिवासियों का और पिछड़ों का आरक्षण लेकर मुस्लिमों को देने के पक्ष में महाराष्ट्र की जनता है क्या? हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण के पक्ष में नहीं। हमारे संविधान में किसी भी प्रकार का आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो। जातीय जनगणना करने का हमने फैसला लिया है और जो 50% सीलिंग है उसको भी हम हटाएंगे। जैसा कि तमिलनाडु में 50% सीलिंग हटाया है, जो गरीबों को मिलना चाहिए उसका जैसा ये किया, वही उस आधार पर हम भी ये जाति जनगणना करने के बाद जिन लोग, जो वंचित लोग हैं, जो गरीब से गरीब लोग हैं, जो ओबीसी से, उनको इसका फायदा होगा। ये काम भी हम कर रहे हैं।
तो देखिए, आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी जंग छिड़ा हुआ। नम्रता दुबे हमारी सहयोगी लगातार मुंबई से जुड़े हुए। नम्रता, एक तरफ अमित शाह ये कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देने दिया जाएगा, जिससे कांग्रेस के नेता नाना पटोले का हवाला देते हुए अमित शाह बता रहे हैं कि उन्होंने उसे स्वीकार किया है, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि वो 50% आरक्षण की सीमा को पार कर जाएंगे ताकि आरक्षण की सीमा को बढ़ाएं और जातीय जनगणना कराएंगे। तो क्या इस मुद्दे पर जमीन पर कोई असर दिखाई दे रहा है दोनों ही पार्टियों की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं? जी देखिए, दोनों ही पार्टियों की तरफ से जो है आज इनका मैनिफेस्टो है वो लॉन्च किया गया है। जातीय जनगणना की बात करें तो राहुल गांधी ने अपने 5 गारंटी में इस मुद्दे का जिक्र किया था, तभी बीजेपी ने इनको घेरने की पूरी कोशिश की थी। हालांकि बीजेपी के पास एक और मुद्दा है जो उलेमा की तरफ से पत्र लिखा गया था जिसमें 17 मांगे रखी गई थी। उसको लेकर लगातार महाराष्ट्र में बीजेपी और उनकी जो साथी पार्टियां हैं वो कांग्रेस को घेरने में लगी हुई हैं, क्योंकि नाना पटोले के सिग्नेचर वाला एक जो लेटर है वो भी सामने आ रहा था। हालांकि उस पत्र से कांग्रेस ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा है कि ये फर्जी है, लेकिन बीजेपी लगातार कह रही है। किरीट सोमैया ने आज भी एक सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा कि उलेमा की तरफ से ही ये लेटर शेयर किया गया है, यानी कि कांग्रेस ने पहले हामी भरी लेकिन अब दबाव को देखते हुए वो पीछे हट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जाति जनगणना का मुद्दा हो, उलेमा की तरफ से लिखा गया जो लेटर है, इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी जो है वो कांग्रेस को घेरने में पूरी तरह से लगी हुई है। विशाल जी, बहुत शुक्रिया नम्रता पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आरक्षण का मुद्दा महाराष्ट्र के चुनाव में इन दिनों सबसे बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में आज कई मुद्दों पर तीखी जुबानी जंग देखी गई। अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को निशाने पर लेते हुए कहा कि उद्धव में अगर दम है तो वो राहुल से सावरकर और बाला साहेब ठाकरे के बारे में 2 अच्छे शब्द बुलवाकर दिखा दे। दूसरी ओर खड़गे ने भी मोर्चा संभालते हुए महायुति सरकार पर छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान का आरोप लगा दिया। आज इस मंच से उद्धव ठाकरे जी को पूछना चाहता हूं, क्या वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को इतनी विनती कर सकते हैं कि वीर सावरकर के लिए 2 अच्छे शब्द बोल दे? ये अंतर विरोध के बीच में अघाड़ी की सरकार बनाने का स्वप्न लेकर जो लोग निकले हैं उनको महाराष्ट्र की जनता जान ले, ये बहुत जरूरी है। 2030 में छत्रपति शिवाजी महाराज की 400वीं जयंती होगी। उनके पीपल फर्स्ट अप्रोच को जनता की सेवा में इस्तेमाल करना ही शिवाजी महाराज को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम ये नहीं करेंगे कि उद्घाटन के लिए स्टैचू बिठाए, उद्घाटन करके वो दिल्ली पहुंचे, इधर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिर गई। अगर अपमान किसी ने शिवाजी महाराज का किया है वो मोदी जी ने किया। महाराष्ट्र में बीजेपी के घोषणा पत्र पर कांग्रेस ने हमला बोला है। साथ ही महाराष्ट्र में उलेमा बोर्ड की मांग के बीच कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि किसी ने कोई खत लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे अपने मैनिफेस्टो में जोड़ रहे हैं। उलेमा है, उसने आपको भी लेटर लिखा है कांग्रेस को, उसमें आरएसएस को बैन की बात की है, वक्फ बिल के बैन की बात की है। तो इन मुद्दों पर कांग्रेस का क्या है? आप अच्छे से, आप एक अनुभवी पत्रकार हैं, आप बताइए कि ये हिंदू मुस्लिम के अलावा बातचीत ये बार बार बीजेपी की पहचान है, चुनाव के वक्त शुरू हो जाती है। हम इस पर पढ़ना ही नहीं चाहते। किसी ने हमको रिप्रेजेंटेशन दिया, उसका मतलब हुआ कि हम उस रिप्रेजेंटेशन पे एक्ट कर रहे हैं। हमारा मैनिफेस्टो बड़ा स्पष्ट है। मैनिफेस्टो में कहा है कि हम सब उन लोगों को जो डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं, जो पीड़ित हैं, जो देश के रिसोर्सेज में पूरी तरह से भागीदार नहीं हुए हैं, नंबर 1 स्टेप हम जनगणना करेंगे, संख्या करेंगे, सेंसस करेंगे। नंबर 2 उस वैज्ञानिक आधार पर हम फिर निर्णय करेंगे कि किस प्रकार से सही होता है। इसका कोई लेन देन नहीं है किसी के याचिका से, किसी के डिमांड से, किसी के रिक्वेस्ट से। हजारों लोग करते हैं और हम ये देखेंगे कि हर समुदाय में, समुदाय कोई भी हो, हिंदू मुसलमान कोई, उसमें सबसे पीड़ित, सबसे पिछड़ा जो वर्ग है उसको फायदा जाए लास्ट माइल कनेक्टिविटी में। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव से। यूपी के उपचुनाव में योगी और अखिलेश के बीच जुबानी टकराव तेज हो गया है।
सीएम योगी ने मिर्जापुर की रैली में बोलते हुए अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी अपराधियों का प्रोडक्शन हाउस है और उस हाउस में दुर्दांत अपराधी पैदा होते हैं और इसका सीईओ अखिलेश यादव को बताया। तो समाजवादी पार्टी आप यह तो एक प्रोडक्शन हाउस बन गया है, माफिया और अपराधियों को पालने का प्रोडक्शन हाउस है ये। यानी जहां पर हर दुर्दांत अपराधी, हर दुर्दांत माफिया, हर दुर्दांत दुष्कर्मी जहां से पैदा होता है और इसके सीईओ अखिलेश यादव हैं। बहन और भाइयों, जिन्होंने झूठ बोला था कि लोकसभा चुनाव के बाद खटाखट 1 लाख रुपया खाते में आ जाएगा, वह भी नहीं आया है। यह भी आपने इनका एक और झूठ को बेनकाब कर दिया है और इसीलिए हम कह रहे हैं, बटिए मत, बटना नहीं है, एकजुट होना है। देखो, हरियाणा ने निर्णय ले लिया है, मोदी जी की नीतियों का लोगों ने वहां पर समर्थन किया है और मेरी आप सबसे अपील है कि बटिए मत, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के भाव के साथ हमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी को विजयी बनाना है। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से। यूपी के श्रावस्ती में बीजेपी नेता की दबंगई सामने आई है। बीजेपी नेता ने पुलिसकर्मी को थप्पड़ जड़ा है। बीजेपी नेता राकेश गुप्ता ने पुलिसकर्मी को जड़ा थप्पड़। गाड़ी साइड करने को लेकर हुआ था विवाद। तो देखिए, ये श्रावस्ती से बीजेपी नेता की दबंगई का वीडियो सामने है। गाड़ी साइड करने को लेकर विवाद हुआ तो पुलिसकर्मी को ही थप्पड़ जड़ दिया। ये तस्वीरें देखिए, बीजेपी नेता कैसे पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी नेता राकेश गुप्ता की दबंगई का यह वीडियो सामने है। गाड़ी साइड करने को लेकर विवाद हुआ था, उसके बाद पुलिसकर्मी को थप्पड़ जड़ दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।